नमस्ते। ज्ञान वैविध्य चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं कक्षा 12 के लिए निर्वाचित कहानी है ये सूर्यबाला जी की। देखिएगा, इसके है सूर्यबाला जी। अध्याय नंबर है ये 3, अपने जो दूसरी पुस्तक है उसका अध्याय नंबर 3 निर्वाचित कहानी। सूर्यबाला जी इनकी लेखिका है। जीवन परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म सूर्यबाला जी है, देखिए हिंदी साहित्य जगत में एक प्रसिद्ध लेखिका के रूप में है जानी पहचानी जाती है। इन्होंने कहानियां भी लिखी है, निबंध भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, इन्होंने व्यंग्यात्मक निबंध लिखे हैं और इन्होंने धारावाहिक भी है वो भी उस पर भी लेखन कार्य है वो किया है। इनका जन्म 25 अक्टूबर 1943 को उत्तर प्रदेश में हुआ। 25 अक्टूबर 1943 को इनका जन्म है वो उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश में बनारस में इनका जन्म है वो। इन्होंने लगभग 150 से अधिक है वो कहानियां, व्यंग्यात्मक निबंध है, उपन्यास है वो लिखे हैं। 150 से अधिक उपन्यास, निबंध और कहानियां है वो प्रकाशित हो चुके हैं। सृजन की श्रृंखला इनकी पुस्तक है सृजन की श्रृंखला। ये हिंदी साहित्य जगत में है बहुत ही चर्चित है वो। राय जो कब प्रकाशित हुआ था 1975 में प्रकाशित हुआ था। और हिंदी साहित्य जगत में है ये बहुत ही चर्चित है वो राय। साहित्यिक रचना का सुपरिचित नाम है सूर्यबाला। अब साहित्यिक रचना में अगर बात की जाए, हिंदी साहित्य की अगर बात की जाए, साहित्य जगत की अगर बात की जाए तो इसमें सूर्यबाला है एक सुप्रसिद्ध और चर्चित नाम है। इनकी जो असंख्य कृतियां कोमल एवं नाजुक अनुभूतियों को निगलने वाली क्रूर व्यावसायिकता पर चिंता प्रकट करती है। यानी क्रूर व्यावसायिकता जिसने कोमल अधिसंख्य कृतियां कोमल एवं नाजुक अनुभूतियां होती हैं, नाजुक अनुभूतियां, उन्हें क्रूर जो परिस्थितियां होती है, क्रूर जो व्यावसायिकता होती है वो उन्हें निगल जाती है। इस पर इन्होंने चिंता प्रकट की है। जीवन की विविध परिस्थितियों को परखने की कला लेखिका के पास गांधीवादी दृष्टिकोण भी है। समाजगत सकारात्मक परिवर्तन तथा जीवन मूल्यों की श्रेष्ठ हेतु विरोध और विद्रोह के स्थान पर विवेक को महत्व देती है। इनका क्या मानना है सूर्यबाला जी का कि समाजगत अगर सकारात्मक परिवर्तन आप चाहते हैं कि समाज में आप सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं, समाज में सकारात्मक परिवर्तन आप करना चाहते हैं, समाज में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपना दृष्टिकोण है वो कैसा रखना होगा कि श्रेष्ठ मूल्यों की जीवन मूल्यों की श्रेष्ठ है तो विरोध और विद्रोह के स्थान पर विरोध नहीं करना है, विद्रोह नहीं करना है, इसके स्थान पर आपको विवेक को महत्व देना है कि अगर समाज में आप सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आपको विरोध और विद्रोह का मार्ग नहीं अपनाना है। विरोध है, विद्रोह का मार्ग त्याग कर क्या करना है, विवेक से काम लेना है। विवेक मतलब होता है अपनी बुद्धि से, विवेक से कार्य करना है। ये ऐसा इनका कहना था, ऐसी इनकी सोच है, इससे उनकी सकारात्मकता का बोध होता है। लेखिका के मतानुसार तेजी से बदल रहे समय में नारी अस्मिता एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम सभी जानते हैं वर्तमान समय में हम देखते हैं कि समाज में है कितने सारे बदलाव आ रहे हैं। उन बदलाव का जो मूल्य है नारी को कई बार चुकाना पड़ता है। तो इनका कहना है कि तेजी से बदल रहा जो समय है इसमें नारी की अस्मिता, नारी की इज्जत, नारी का सम्मान एक चुनौती बनकर सामने आ रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती यह है कि हम विश्व को बचा ले जाए। उससे भी बड़ी चुनौती क्या है कि हम इस संसार को बचा ले, ये हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। प्रकृति और परंपराओं से मिले मूल्यों को अगर हमने
सारी रचनाएं हैं वो लिखी है, जिसमें कहानी संग्रह, कात्यायनी, कात्यायनी संवाद, मुंडेर पर, कात्यायनी संवाद, मुंडेर पर, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के रंग, दिशाहीन, सांझवाती, गृह प्रवेश, थाली भर चांद, मानुष गंध, थाली भर चांद, थाली भर चांद, मानुष, थाली भर चांद, मानुष, दिशाहीन, गृह प्रवेश, गृह प्रवेश, ये कहानी संग्रह है तो हिंदी साहित्य जगत में अपना महत्वपूर्ण स्थान है वो रखते हैं। उपन्यास है इनके, उपन्यास के बाद अगर हम करें तो सुबह के इंतजार तक, अग्निपंखी, यामिनी कथा, दीक्षांत, सुबह के इंतजार तक, यामिनी, यामिनी कथा, अग्निपंखी, यामिनी, ये इनके उपन्यास संग्रह है। अगर इनके व्यंग्यात्मक दृष्टा इन्होंने जो लिखे व्यंग्यात्मक निबंध जो लिखे उनकी बात करें तो धृतराष्ट्र टाइम्स, व्यंग्य निबंध इनके, धृतराष्ट्र टाइम्स, धृतराष्ट्र टाइम्स, झगड़ा निपटाकर दफ्तर, झगड़ा निपटाकर दफ्तर, अजगर करेना चाकरी, बहुत प्रसिद्ध है इनमें ये अजगर करेना चाकरी, अजगर करेना चाकरी, ये इनका प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक निबंध है। धारावाहिक इन्होंने लिखे पलाश के फूल है, न किन्नी ना, सौदागर दुआओं, एक इंद्रधनुष, जुबेदा के नाम, निर्वासित रेस, ये इनके धारावाहिक है। सम्मान इन्हें बहुत से सम्मान और पुरस्कार भी मिले हैं, जिनमें साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट लेखन के कारण इन्हें सूर्यबाला को कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुआ है, जैसे घनश्याम दास पुरस्कार, इसके साथ ही सराफ पुरस्कार, प्रियदर्शनी पुरस्कार तथा काशी नागरिक प्रचार सभा, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा, मुंबई विद्यापीठ आरोही, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, सतपुड़ा संस्कृति प्रसिद्ध, कई संस्थाओं से इनको सम्मान है वो मिल चुका है, इसलिए अपने उत्कृष्ट साहित्य लेखन के लिए इनको मिल गया। अब हम पाठ परिचय की बात कर रहे हैं, निर्वाचित जो कहानी है उसके बारे में बात करते हैं, इसके मुख्य सारांश के बारे में बात करते हैं। प्रस्तुत जो कहानी है निर्वासित, वानप्रस्थ जीवन जी रहे अपने घर को त्याग बड़े बेटे के घर पर रहने वाले दंपति की दर्द भरी कहानी है। वानप्रस्थ आश्रम आपने सुना होगा, प्राचीन समय में है वो जीवन को 4 भागों में बांट दिया गया था। संन्यास आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है। तो वानप्रस्थ का जीवन जो जी रहे अपने घर को त्याग बड़े बेटे के घर पर, अपना जो मूल घर था उसे त्याग कर, अपने जो पैतृक घर था उन्हें जिसमें वो शुरू से रहते उसे त्याग कर अपने बड़े बेटे के घर पर रह रहे हैं एक दंपति, बुजुर्ग दंपति है। उनकी दर्द भरी कहानी को ये प्रकट करती है। स्वयं की स्वतंत्रता को अनिच्छा पूर्वक छोड़ अपने पुत्र और पुत्र वधू की इच्छा, भावना, रुचियों, विचारों के अनुसार स्वयं को ढालना कितना दमघोटू होता है। अब देखिए बुजुर्ग दंपति है, इनके लिए कितना मुश्किल होता है कि वो अपनी स्वयं की इच्छा के विपरीत है कार्य करें, अपनी स्वतंत्रता को है वो दांव पर लगाकर अपने बेटे बहू की इच्छा के अनुसार है अपना जीवन, उनकी इच्छा, उनकी रुचि, उनकी भावनाओं की कदर करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना उनके लिए कितना है वो दम घोटने वाला होता होगा, कितना पीड़ादायक होता होगा, ये इस कहानी में हमें देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छी कहानी है इनकी, बहुत ही रुचिकर कहानी है ये। एक दूसरे के पूरक पति पत्नी जिनका जीवन और जीवन के सुख दुख भी साझा थे, दोनों को अलग अलग, दोनों बेटों के बीच बांटा जाना बाण सिद्ध पहुंच चुका कि मौन मुंह पीड़ा के मर्मांतक अभिव्यक्ति था।
से कि उन्हें बुजुर्ग दंपतियों की हो जाती है। आधुनिकता बोध को जीते बेटों के मध्य वृद्ध दंपति के निर्वासित जीवन की घायल झटपटाती संवेदना को कहना कथाकार का मूल उद्देश्य है। अब लेखिका है इनका इस कहानी लिखने का क्या उद्देश्य है कि आधुनिकता के जो जीवन में जी रहे हैं, आधुनिकता के जो सागर में डुबकियां लगा रहे हैं, ऐसे जो बेटे थे उनके मध्य वृद्ध दंपति को निर्वासित जीवन की घायल झटपटाती संवेदना, निर्वासित जीवन जो जी रहे हैं वृद्ध दंपति, उनकी जो घायल झटपटाती संवेदनाएं हैं उसको उकेरना सूर्यबाला जी का उद्देश्य रहा है। कहानी करते हुए शिल्प में बड़ी बेजोड़ है, भाषा सहज ली गई है, सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है, भाव संप्रेषण के अनुकूल है। देखिए भाषा अगर हम देखें कहानी को पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि जो भाषा है वो बड़ी सहज सरल है, भावों के अनुकूल। अब किस प्रकार के भाव प्रकट किए जा रहे हैं उसी प्रकार के शब्दों का तोड़ मड़ोड़ है वो इस कहानी के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा। कहानी का अंत बड़ा ही करुणादायक और दुखांत होता है, बड़ी मार्मिक कहानी है, ये दिल को छू लेने वाली कहानी है, हृदय पर सीधा स्पर्श करने वाली कहानी है। चलो हम कहानी पढ़ते हैं। झुलसाते रूप के साथ दोहरे होते यूपिलक्स और केसुरन्या के पेड़, दरख्ती गुलाब की क्यारियां और सूखे पत्तों से ढका लोन। इस मौसम में वैसे भी एक अजीब सी ऊब बल्कि मन खुशियत से भर जाता है। गर्मी के समय का वर्णन यहाँ किया जा रहा है कि चिलचिलाती धूप है, बहुत तेज धूप है, उसमें सभी पौधे हैं वो कैसे हो गए, मुरझाए वैसे हो गए, चाहे वो गुलाब की क्यारियां को देख ले, चाहे केसुरन्या के पेड़ को देख ले, या फिर सूखे पत्तों से ढका हुआ लोन देख ले, तो ऐसे में मन भी एक बड़ा अजीब सा होता है और बल्कि एक मन खुशियत भरा मन है वो हो जाता है। कमरे से बरामदा, बरामदे से खिड़की और खिड़की से आती है सूखी हर हराती हवा। अब कमरे में बरामदा, बरामदे से पहले कमरे आती है, खिड़की से आती है और वो सूखी सूखी हवा आ रही है। उन्होंने खिड़की का शीशा बंद कर दिया, पर्दे खिसका दिए, फिर थोड़ी देर शीशे से टिकी रही, सब कुछ उजाड़ वीरान। अब किसका वर्णन करें, हमें आगे पता लगता है कि कमरे में जो खड़ी थी महिला, तो खिड़की का शीशा बंद कर दिया उसने, पर्दे थे वो सरकार लेती है, थोड़ी देर शीशे से टिकी रहती है, बाहर का दृश्य देखते हैं, लेकिन सब वो क्या दिखता है, उजाड़ उजाड़ दिखता है, सुनसान सुनसान, वीरानियत ही वीरानियत दिखती है। माहौल की मन हुसियत से उदासी और भी गहरा जाती है और जो उसका मन था गहरी उदासी से भरा था, वो उस माहौल के जो सूनापन देखती है, उजाड़पन देखते हैं, तो उससे उसका मन है वो और भी, उसका मन हुसियत, उसकी उदासी और भी गहरी हो जाती है। ऐसी दोपहर एक दो हो तो काटी भी जा सकती है, पर हफ्तों महीनों सालों, अब मन में सोचे अगर ऐसी दोपहर जो वीरान सुनसान उदासी भरी मन हुसियत भरी है, अगर ऐसी दोपहर है वो एक दो दिन की बात हो तो आसानी से हम उसे काट भी ले, लेकिन इसका तो कोई अंत नहीं है, कई हफ्ते हैं, महीने हैं, दिन है, साल है, पता ही नहीं है कब तक ऐसी जो दोपहर है वो देखने को मिलेगी। बहुत पहले भी जेठ बैसाख की दोपहरी तो ऐसे ही उजाड़ हुआ करती, तो बहुत पहले की बात करती है, बहुत पहले भी जेठ बैसाख का जो महीना होता है एकदम गर्मी वाला होता है, अत्यंत तपन भरा होता है, तो ऐसे तो पहले भी दोपहरी आई थी पर ऐसी उजाड़ नहीं होती थी, पर इतनी उदास और सपाट कभी नहीं लगी। पहले भी आई है ऐसी दोपहरी, लेकिन कभी इतनी उदास और इतनी सपाट नहीं लगी। यहाँ योग है कि इसका वक्त किससे रहता था, बच्चे छोटे थे, सारा समय उनके पीछे की भाग दौड़ चीख पुकार में बीत जाता, बल्कि दो घड़ी झपक लेने को तरस जाती, बच्चों को सुलाने के लिए ढाका बंगाला गोवा की कहानी कहते कहते हुए खुद सो जाते हो, छोटा धीरू बड़े भाई के इशारे पर सिर के नीचे पड़ी माँ की कोहनी खिसका कर दबे पाँव तकती दोपहरी में खिसक जाता। पता तब चलता जब मैंने उसे मड़िया पर फाल से तोड़ते देखकर कान पकड़कर उसके सामने हाजिर कर देती, जब तक बेर बिसरने लगती। आंगन और बरामदे में पानी का छिड़काव, सुराई झंझर भरना और बाबूजी के लिए सौंफ पानी में इसकी ठंडाई पूछना। अब कह रही है कि जब देखिए ऐसे दोपहर तो पहले भी आती है, लेकिन पता ही नहीं चलता था उसमें, आंखें हैं वो एक घड़ी के लिए झपकने के लिए तरस जाती थी, बच्चे छोटे थे, पूरे दिन उनके पीछे भागदौड़ में समय बीत जाता था। गर्मी की दोपहरी का पता ही नहीं चलता था कि गर्मी की दोपहरी वो इतनी सूनी इतनी सपाट होती है, इसका पता ही नहीं चलता था।
टटोलने लगी। एक दो बार गुनगुनाई, थोड़ी देर बीती, उठी, लू के थपेड़ों में भी अलगनी पर सूखते अपनी साड़ी और चमकल उठा रहे, उन्हें धीमे धीमे तय करती रही। अब पोती निकालती है, चश्मा टटोलती है, अपना बीते बातों को याद कर रही है, अतीत की बातों को याद करती है। एक दो पाठ है, उस पोती में से देखकर गुनगुनाती है। उड़ती है, लू के थपेड़ों में अलगनी, अलगनी जिस पर हम कपड़े सुखाते हैं, उसे अपनी साड़ी को उतार कर लाती है, जम करता है उसे उठा कर लाती है, धीरे धीरे उन्हें समेटने लग जाती है, तह करने लग जाती है। तह करके रेक पर रख दिया। अब बटुए से माला निकाले, चुपचाप बिस्तर पर बैठी फेरती रही। बैठे बैठे कमर दुखती सी लगी तो लेट गई, जाने कब झपकी सी आ गई। थोड़ी देर में चौंककर आंखें खुल गई, लगा काफी दोपहरी कर चुकी होगी, 4 तो जरूर बजते होंगे, उठना चाहिए। बेटे बहू के कमरे के दरवाजे उड़के हुए थे, हुल्लड़ की घर घर सारे घर की खामोशी को मत रही थी। दबे पांव बैठे के और आई, आराम कुर्सी पर उठेंगे वह सो रहे थे। एक किताब हाथों के सारे पेट पर टिकी थी, चश्मा थोड़ा नाक के नीचे खिसकाया था। उन्होंने चुपचाप किताब पर मेज पर जब चश्मा उतारने लगी कि उनकी नींद खुल गई। तुम सोई नहीं क्या? अब सोच रही है। बटुए से माला निकालती है, माला फेरती है, पोथी पढ़ती है, और ऐसे करते करते हल्की सी आंख लग जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर में आंख खुल जाती है तो सोचती है कि बहुत सारी दोपहरी कट गई होगी, मुझे बहुत अधिक नींद आ गई होगी और दोपहरी है वो कट गई होगी, और बेटे बहू है वो भी उठ गए होंगे। यह सोचकर दबे पांव में बरामदे में आती है। बाहर आती है तो देखती है कि बेटे बहू के उनके कमरे के दरवाजे हैं वो थोड़े से बंद थे, कूलर चल रहा था, उसकी आवाज से पूरे घर की जो शांति थी उसको भंग किया जा रहा था। बेटे बहू के कमरे उठे हुए थे और दबे पांव बैठे की ओर आती है और अपने पति को देखते कि आराम कुर्सी पर लेटे हुए हैं, आंखों पर लगाया हुआ चश्मा है थोड़ा नीचे सरक गया है, किताब छाती पर रखी हुई है और उन्हें नींद आ रही थी। धीरे से किताब को उठाकर मेज से रखती है, चश्मा उतारने लगती है कि आंखें है वो खुल जाती है और कहता है कि तुम सोई नहीं, थोड़ी झपकी आ गई थी लेकिन गर्मी बहुत है, नींद खुल गई। थोड़ा ठहर कर पूछा, जगा दिया तुमने? तो पति पूछते हैं कि तुम सोई नहीं? तो कहते हैं कि नहीं, थोड़ी सी झपकी आई थी लेकिन अधिक गर्मी के कारण है वो आंख खुल गई। आप थे थोड़ा ठहर कर पूछा कि आपको जगा दिया मैंने? नहीं, मैं भी पढ़ते पढ़ते यूं ही झपक गया था, सचमुच बड़ी गर्मी है। तो पति कहते हैं कि नहीं, मुझे भी पढ़ते पढ़ते ऐसे ही थोड़ी झपकी आ गई थी, गर्मी वास्तव में बहुत ज्यादा है। शरबत लाऊं बनाकर, पियोगे शरबत? नहीं, अच्छा ऐसा करो चाय बना दो, तब तक राजेन और बहू भी जग जाएंगे। पति कहते हैं कि नहीं, शरबत रहने दो, ऐसा करो चाय बना लो, तब तक बेटे बहू है वो भी उठ जाएंगे। दबे पांव रसोई की ओर जाते हैं, स्टोव में तेल नहीं था, बोतल से डालने लगी तो जाने कैसे बोतल फिसल गई, चारों ओर मिट्टी का तेल फैल गया। आवाज सुनकर कौन है? कहती रीमा रसोई तक चली आई, वह अपराधनी सी देनी बनी जल्दी जल्दी कपड़े से सुखा रही थी। रसोई में जाती है बेचारी बुजुर्ग महिला की, रसोई में जाती है, जाकर चाय बनाने की कोशिश करती है तो स्टोव में तेल नहीं था, और जैसे ही बोतल लेकर तेल डालने लगती है तो हाथ से बोतल फिसल जाती है, बोतल गिर जाती है, टूट जाती है, पूरा तेल बिखर जाता है। तो बेचारी बहुत घबरा जाती है, जल्दी जल्दी कपड़े से उसे सुखाने लगती है कि तभी जो उसकी बहू थी रीमा, कौन है कहती हुई झटपट दौड़ी आती है, और उसे देखकर जो बहू थी वो बड़े ही घबराई हुई स्थिति में हो जाती है, और अब एक अपराधनी की भांति देनी दशा में उसकी स्थिति है वो बन जाती है। ओ माँ जी आप? बहू कहती है ओ माँ जी आप हो? उन्होंने खिसियाने से अर्जी हंसते हुए कहा, मन में आया जरा चाय बना दूं, तुम्हारे बाबूजी भी जग गए थे, सोचा जब तक बनेगी तुम दोनों भी जग जाओगे तब तक। अब कहती है बेचारी बड़ी डरते डरते हुए शुरू में कहती है कि हाँ मन में आया था कि चाय बना दूं, तुम्हारे बाबूजी थे वो भी जग गए थे, और जब तक बनाऊंगी तब तक आप दोनों भी जग जाओगे, इसलिए सोचा चाय बना लो। ओ इतने दोपहर में चाय कौन पिएगा, जरा शाम तो होने देती, फिर
चाय जल्दी पीनी हो तो जमुना को कह दो जल्दी बना देगा। लोग तुम समझते हो मैं उन्हें किचन में काम करने को कहती हूँ, उनके जाने से तो काम बढ़ जाता है। पर ये बूढ़े लोग वो अब देखिए कितनी बात को विपरीत लेती है। कैसा तो तुम ये सोचते हो मैं उन्हें कहती हूँ कि चाय बनाने के लिए, मैं उन्हें नहीं कहती खुद ही जाती हूँ। और ये बूढ़े लोग हो के हाथ का उनके पैर संभलते नहीं है। बूढ़े लोग उसके आगे बड़बड़ाए। बेटे ने जैसे ही सुना कि माता पिता के लिए कह रही है कि बूढ़े लोग तो उसके आगे बड़बड़ाते हैं। अभी तो यहाँ आने से पहले तक सारा काम ही संभालती थी, बाबूजी का नाश्ता, खाने, कपड़े धोना तक। और बाबूजी से कभी शिकायत नहीं की कि तुमसे काम ठीक नहीं होता। दाल सब्जी में भी न कभी पानी ज्यादा है कभी कम, जमुना की तरह। तो अपने पत्नी के मुंह से ऐसा सुनता है राजेन कि वो मेरे माता पिता के लिए बुरे शब्द का प्रयोग कर रही है। तो सोच रहा है कि अब तक बूढ़े लोग उसके आगे बढ़ाती, यहाँ आने से पहले तक तो सारा काम करती थी, बाबूजी का नाश्ता भी बनाती थी, खाना भी बनाती थी, कपड़े भी धोती थी। बाबूजी ने कभी कोई शिकायत नहीं की कि तुमसे काम ठीक नहीं होता। दाल सब्जी में भी कभी न तो पानी ज्यादा हुआ न कभी कम हुआ, न नमक कभी तेज हुआ न कम हुआ। बहुत अच्छा जमने की तरह बनाती थी। सोचा चलकर बेटे को उन्हीं के पास बैठो, चाय बनाने में उठा था तो समाप्त हो गया था। बैठे की और बड़ी की कानों में राजेन और बहू के खिलखिलाने की आवाज आई। बुढ़िया थी, उसके हंसने की आवाज आती है। वह जेब कर पूजा वाले कमरे की ओर बढ़ गई। जाते जाते राजेन का धीमा स्वर कानों में पड़ा। प्रेम शेम कुछ नहीं, अकेली बोर फील करती होगी तो बाबूजी के पास जाकर बैठ जाती होगी, है ना। तो अब आपस में बात करें बेटे बहू अपने माता पिता के बारे में। वो कहते हैं कि बोर कुछ नहीं, बापू जी से प्रेम है इसलिए उनके पास बैठना चाहती होगी। वाह, जैसे मैंने देखा ना हो, माँ जी के मना करने पर पिताजी अपने कपड़े खुद धो लेते हैं। तो बहू कहते हैं कि वाह, जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं, माँ जी के मना करने पर पिताजी अपने कपड़े खुद धो लेते हैं। चाय की खाली पहले उनके मांगने पर किचन में रखाते हैं। दिन में अधिक नहीं तो 4-5 बार दवा के लिए पूछती है, खाई कि नहीं, खत्म हो गई हो तो ले आओ, उसका बात चले तो बात एक भरपूर कटाक्ष पर समाप्त हो जाती है। और बेटे बहू के बीच में चाय की खाली प्याली रखकर चुपचाप से झुकाए बेटे की ओर मुड़ गए। सोचा जमुना से माँ जी के बारे में पूछे, फिर रुक गए। लौटकर उसी मुद्रा में झुके और अखबार देकर बैठ गए। पिताजी के लिए कह रहे हैं बोल, इतना अखबार उन्होंने जीवन में कभी नहीं पढ़ा था जितने पिछले 2.5 सालों में पढ़े हैं। यहाँ एक व्यंग्य आता है कि इतना अखबार उन्होंने कभी नहीं पढ़ा था अपने जीवन में जितना अखबार उन्होंने 2.5 साल में। खाली बैठे थे बेचारे, कुछ काम नहीं था तो बैठे बैठे बोर होते थे तो पूरा अखबार पढ़ लेते थे। तो ये कह रहे कि पता नहीं क्या हो गया, इतना अखबार तो जीवन में कभी नहीं पढ़ा था जितना पिछले 2.5 सालों में पढ़ लिया। रिटायर होने के 1.5 साल बाद से यहाँ आ गए थे। दोनों 1.5 वर्षों तक 100 रुपये महीने भेजने के बाद अचानक राजेन का पत्र मिला, रिटायर हो गए जॉब से। उसके 1.5 साल बाद यहाँ बेटे के पास आ गए थे। दोनों 1.5 वर्षों तक 100 रुपये महीने भेजने के बाद 100 रुपये महीने भेजने के बाद अचानक राजेन का पत्र मिला था। उसमें उनके अकेले कितनी दूर रहते माँ बाबूजी को अपने पास रखने के लिए बुलाया था। मकान को किराए पर उठा देने की बात भी लिखी थी। वैसे किराए वाली बात कौन थी उनके तो यह थी कि माँ को अकेले सारा काम करना पड़ता है, यहाँ हम लोगों को चिंता बनी रहती है। इतनी दूर से समय कुछ समय पहुँचना भी मुश्किल रहता है सरकारी नौकरी के लिए। बेटे का पत्र आया था 2.5 साल पहले, 1.5 साल पहले नौकरी से रिटायर होने के बाद में कि पिताजी आप वहाँ अकेले रहते हो, माँ जी को सारा काम करना पड़ता है। अब ये बहुत चापलूसी भरी बातें लिखी हुई थी, हमें आप लोगों की बड़ी चिंता रहती है। समय को समय वहाँ पर आया नहीं जा सकता, मेरी सरकारी नौकरी जो ठहरी इस तरह से। आस पड़ोस ने भी कहा ठीक ही लिखा, अब यह उम्र आराम की है। आस पड़ोस वालों को बताया तो उन्होंने भी कहा ठीक ही तो लिखा है, बेटे ने अपने पास बुला रहे हैं, चले जाओ, आपकी उम्र तो हमें काम करने की है नहीं आराम करने की है। यहाँ तो शोध सुलभ हो जो थोड़ा बहुत राशन रहता है बाबूजी खुद ही लाते हैं, वहाँ तो बेटा इतना बड़ा अफसर है, हर काम के लिए चपरासी अर्धली हाथ बांधे खड़े रहेंगे। बहू भी सुशील है, आस पड़ोस वाले कहते हैं कि बेटा बड़ा अफसर है ना, नौकर चाकर होंगे। यहाँ तो बाबूजी को सारा काम अपने आप बाजार से सामान लाना पड़ता है। इतनी बार यहाँ आई, कभी ऊंचे बोल नहीं सुने। बहू भी बहुत अच्छी है, सुशील है, कभी ऊंची आवाज नहीं सुनी उसकी। राज करोगी राजेन की माँ, अफसरों के पुलाव कचौड़ी के नीचे बात ही नहीं होती। और फिर सबसे बड़ी बात की उसे ख्याल है नहीं तो आजकल के बेटे। और पड़ोसी कहती कि राज करोगी राजेन की माँ, वहाँ तो आपको है ना बहुत अच्छा खाने को मिलेगा, पुलाव कचौड़ी के नीचे तो बात ही नहीं होती है। लेकिन मुंह फटे बूढ़ी दरोग ने कहा था सब कचौड़ी पकौड़ा एक तरफ अपना सुराज एक तरफ। लेकिन कहते हैं कि एक मुंह फट बूढ़ी थी दरोगनी, उसने कहा था कि सब कचौड़ी पकौड़ी एक तरफ लेकिन सुराज एक तरफ।
सुराज से मतलब है अपना राज, अपना राज, अपनी स्वतंत्रता है वो एक तरफ। वहाँ तो अक्सर ही कायदे से रहना होगा, लेकिन माँ हाँ आराम तो हो गई और फिर बुलाने पर न जाना भी। अब मुंह पट्टी कह देती थी, सामने बात तो कह दिया कि हाँ अक्सर है बेटा, है ना, तो वहाँ अक्सर ही कायदे से रहना पड़ेगा, नियमों में बन के रहना पड़ेगा। यहाँ पर अपनी आज़ादी से रह रहे हो, स्वतंत्रता से स्वच्छंदता से रह रहे हो, अपनी मर्जी से सब कार्य है वो करते हो, लेकिन वहाँ तो उनके नियम कानून कायदे है वो मानने पड़ेंगे। इन दोनों ने खुद के साथ साथ अलग बहुत कुछ सोचा था, पर छोड़ने के बाद से दोनों के मन में एक सिंह दोनों पति पत्नी ने वो विचार किया, लेकिन घर छोड़ने के बाद तो उनका मन है वो उचट जाता था। सभी तक एकाकी थे, सदमुख बहू का स्वभाव रखा हुआ है और फिर स्वतंत्रता कैसी। अब सोच रहे कि हाँ अब बहू थी वो कभी कभी आती थी माता पिता के पास, अपने सास ससुर के पास कभी कभी आती थी तो अच्छा व्यवहार करती थी, इसलिए उनको भी लगता था कि हाँ बहू बहुत अच्छी है और उसका स्वभाव भी परखा हुआ है, बहुत ही अच्छी है। वहाँ पर स्वतंत्रता कैसी, बंधन कैसा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हिचक कैसे, अपनी कोख से जन्मी औलाद है, अपनी ही औलाद है, उनसे कैसे हिचक, उन्हें तो चार बार भी कह दे तो जुबान नहीं खोल सकते, लाख अफसर हो माँ बाप के सामने तो बच्चे ही हैं। रिजर्वेशन हो गया, आंगन में आकर बोले तो जैसे कि कलेजे पर हथौड़ा मारा हो, सामान भागने लगे, चीजें बटने लगी, सिल बट्टे सूप चलनी अलगनी अलमारियां गद्दों का जिम्नास्टिक पर बजने वाला घंटा घड़ियाल, कृष्ण के झूले, रावण को पूजे वाला तुलसी का चोरा, कुछ नहीं ले जाना है। राजे ने लिखा अम्मा से कि सब कुछ न उठा रहे, यहाँ उन्हें किसी बात की तकलीफ न होगी। अब रिजर्वेशन हो जाता है, आखिरकार अपने मन को समझा कर अपने बेटे बहू के पास जाने के लिए अपने मन को राजी कर लेते हैं, सब चीज़ों को देखते हैं, उनका बंटवारा करने लगते हैं, चीज़ें बंटने लगती है कि ये ले जाना है ये ले जाना है, लेकिन बहू का फोन आता है कि कुछ नहीं लेकर आना है। राजे ने लिखा अम्मा से कि सब कुछ न उठा रहे, यहाँ उन्हें किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी। सचमुच छोड़ दिया सब कुछ, रामेश्वरम से लाया तीर्थ का तांबे का लोटा भर धीमे से रख लिया, घंटा घड़ियाल और कन्हैया जी का पालना, बस बाबूजी ने भी देखकर मना नहीं किया। एक दो चीज जिनसे बहुत अधिक लगाव था, कन्हैया का पालना था, घंटा था और लोटा, तीर्थ का तांबे का लोटा, उसे रख लिया माने, बाबूजी ने भी मना नहीं किया। आखिर उनका भी तो कितना कुछ जुड़ा था इस लोटे और पालने के साथ, कैसे वे दोनों साथ साथ नहाए थे और भगवान के सामने हाथ जोड़कर जो उनसे बड़ा बोला दिया था उसके लिए गदगद स्वर में कृतज्ञता अर्पित की थी। रामेश्वर जाने के 2 महीने पहले छोटे रणधीर की नौकरी लगी थी और रामेश्वर अब उनसे जो सम्मान था उसे कितना जुड़ा था, दोनों को ये लगाव था, ये वो सोच रही हैं। स्टेशन पर राजा ने खुद आया था 2 चपरासियों के साथ, प्लेटफॉर्म पर फैले तेले बंडले डटियों को एक बार तो देखकर खिजा, फिर परेशान सा सीन में बोला आपको तो मना किया था बाबूजी, अम्मा को तो समझ नहीं, पर आप तो मना कर सकते थे, 100 वर्ष पुरानी सड़ी गली चीजों का भला क्या होगा। अब आते हैं राजेन आता है अपने 2 चपरासियों को साथ लेकर माता पिता को लेने स्टेशन पर देखते हैं, पहले पहले देखते हैं बंडलों डटियों को देखकर धीमे, और एक बार तो क्रोध आता है लेकिन धीमे स्वर में बाबूजी कहते हैं कि आप तो समझदार थे, क्या उठा रहे ये इतना सारा सड़ा गला सामान, क्या जरूरत थी इसे लाने की। वह जेब पर हंसे थे, अरे भाई क्या बताओ इन औरतों को तो तुम जानते हो, कितना मना किया था पर समझा नील तो सत्ता फिर एक तरफ कहीं रख दी जाएगी ये, और हंसते हैं बेचारे और झेप कर हंसते हुए कहते हैं कि औरतों का कुछ नहीं कह सकते, वो तो जितना सामान ले जाएंगे उतना ले जाएंगे। चपरासी ने उनका कमरा बताया का सामान खुलने लगा तो बहू ने दांत तले उंगली दबा दी, ओ माँ जी नौकर देखेंगे तो क्या कहेंगे, इनके पहले यहाँ जितने साहब है सब अंग्रेज या एंग्लो इंडियन थे। वह अकबके टुकुर टुकुर देखते रही, रीमा जल्दी से रामेश्वरम वाला लोटा झुका आई, वह उसे मना न कर पाई। अब सामान देखते हैं तो बहुत ही दांतों तले उंगली दबा देती है और आश्चर्यचकित होती है, नौकर देखेंगे तो क्या कहेंगे, इनके पहले यहाँ जितने साहब है सब अंग्रेज या एंग्लो इंडियन थे। वह अकबके टुकुर टुकुर सारा सामान देख रही थी, रीमा जल्दी से रामेश्वर वाला लोटा झुका आई, वह उसे मना नहीं कर पाई। भाई वाह माँ जी तो चलता बेटा म्यूजियम साथ लाइए, रीमा ने हंस कर ठिकरा कसा। अब रीमा की बहू थी उसने यही कसा यहाँ कि वाह भाई वाह माँ जी तो चलता बेटा म्यूजियम साथ लेकर आई है, ऐसा उस पर ताना मारती है। पूरी की पूरी कटनियां टांग पर चढ़ा दी गई, ऊपर रख दी जाती है, ऊपर ही चढ़ा दी जाती है और स्टोर वाले कमरे का कोई उतार भी न सके, तो एक बार उसके बारे में कुछ कर चुप हो गई। तभी उन्हें लगा था जानबूझकर उन्होंने घर पर जितना कुछ छोड़ा था अनजाने से कहीं ज्यादा छूट गया तो जीवन भर शायद न मिल सकेगा। बाबूजी शायद ज्यादा साहसी थे, अड़ोस पड़ोस में मन रमाने की कोशिश करते, सुबह सुबह छड़ी लेकर घूमने निकल जाते, समय मिलता तो माँ जी को बुलंद आवाज में बुलाते क्या कर रही हो,
इस तरह से बात है वो करते हैं। एक दिन बहू ने बड़े मीठे ढंग में आकर कहा, माँ जी जरा बाबूजी से कहिए इतनी जोर से बात नहीं करें। वहाँ घर की बात होती, यहाँ सब ऑफिसर्स की रहते और फिर भगवान तो सब जगह है। देखिए कबीरदास जी ने कहा है, ताजड़ी मुल्ला भगवते क्या भैरव आप बताए, आप और बाबूजी मन मन में पूजा कर लीजिए। ये गुस्सा होती है, बहू आकर चिढ़ जाती है, कहते हैं बाबू, माँ जी को कहते हैं बाबूजी से कहीं धीरे पाठ करें, खुदा कोई बहरा थोड़ी ना जोर से सुनाई नहीं देता, धीरे धीरे पाठ करें, भगवान तो सब जगह होती है। इनको गुस्सा आता है, यहाँ सब ऑफिसर रहते हैं, सब डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। बहू के दर्शन ज्ञान और काटे करके समान निरुद्ध दिए, पूरी आज्ञाकारिता के साथ उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में दोनों इसका ध्यान रखेंगे। अकेले में शिवम को भी समझाया, ठीक ही तो कहती है, लोगों को तो यहाँ गुजर नहीं, पर आने जाने वाले जरूर हंसते होंगे। कहा भी है जैसा देश वैसा भेष, मन और भी हल्का हो गया जब देखा राजन पिताजी के साथ लॉन में चाय पी रहा है और घर जायदाद वगैरह के बारे में सलाह ले रहा है। तो इस तरह से अपने बेटे को अपने पति के साथ बातें हुए करते हैं और साथ में चाय पीते हुए देखकर थोड़ा मन है वो हल्का होता है माँ जी का। और बहू ने जो तर्क दिया था उसका वो उत्तर नहीं दे पाते, वो सोचते कि हाँ ठीक ही तो कहती है, बेटे बहू को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आने जाने वाले हैं वो सोचते होंगे कि कैसे जोर जोर से बोल रहे हैं। चाय खत्म कर उठते उठते राजा ने जरा झिझकते हुए लंबी दूरी सुन कर, बाबूजी शाम को मेरे दोस्त वगैरह आते हैं ना, तो प्लीज आप अंदर आ जाया कीजिए, असल उन्हें ड्रिंक्स वगैरह चाहिए होती है, स्मोक भी करना चाहते हैं। आप बुजुर्ग ठहरे आपके सामने झिझकते हैं, तो पिता को कहना जाता है पुत्र कि आप शाम को जब मेरे दोस्त आते हैं तब आप लोन में मत बैठे, अंदर आ जाएंगे। मेरे जो मित्र होते हैं उन्हें सिगरेट वगैरह भी पीना होता है, उन्हें ड्रिंक भी करनी होती है, तो थोड़ा झिझकते हैं आपके सामने, बुजुर्ग है। और जल्दी जल्दी उनके चेहरे पर आई प्रतिक्रिया देके बिना झुकना पवाते कहा, साहब को फौरन बाहर जाना है। बाजी हम बाहर जा रहे हैं, गन्ना में भी तो घुमा कर लौटे तो दूध दिलवा देगी, बस खाना हम बाहर ही खाएंगे। अब बहू भी है, वो जाती जाती कहते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, जमुना है वो बेबी को दूध पिला देगा, उसका ध्यान रखेगा और हम खाना है वो बाहर ही खाकर आएंगे। ऐसा कहकर बेटे और बहू है वो दोनों कार में बैठकर सर से है वो निकल जाते हैं। अब आगे क्या होता है, आगे किस तरह से क्या अब इनके जो अपने माता पिता के प्रति जो उपेक्षित व्यवहार कर रहे थे, क्या उस व्यवहार में बदलाव आता है या नहीं आता, या ये उपेक्षित व्यवहार और अधिक बढ़ जाता है। अब किस तरह से दोनों जो बेटे थे, दोनों जो भाई थे, उनके बीच में किस तरह की वार्तालाप होती है, माता पिता का बंटवारा होता है, दोनों को अलग कर दिया जाता है और किस प्रकार का जीवन दोनों को जीना पड़ता है, ये हम कल की कक्षा में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।